हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे नेपाल देश की सबसे बड़ी समस्या क्या, क्योंकि इस कोरोना वायरस के संकट में एक तरफ जहां पूरी दुनिया परेशान है, वहीं ये दूसरा संकट खड़ा हो चुका है भारत और नेपाल के बीच में। भारत नेपाल के रिश्तों में अचानक आई तल्खी और नेपाल के प्रधानमंत्री के तीखे तेवर के जो पीछे अभी हाल ही में इन्होंने जो बयान दिया है, ऐसा लगता है कि ये मामला जल्द शांत नहीं होगा। इसके पीछे के जो कारण है वो समय समय पे आ रहे हैं कि इसके कारण से नेपाल और भारत के बीच में ये जो विवाद है इतना अधिक बढ़ गया। लेकिन कुछ और कारण होते हैं जिसको हम देख नहीं पाते, लेकिन अगर हम दूसरे नज़रिए से देखने की कोशिश करें तो हमें स्पष्ट होता है कि कोई भी विवाद होता है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। क्यों नेपाल के प्रधानमंत्री भारत के खिलाफ विवादास्पद और नफरत भरे बयान दे रहे हैं, और क्यों चीन को लेकर उनके भीतर इतनी नरमी क्यों आई है, इन प्रश्नों का जवाब आज हम ढूंढेंगे। नेपाली प्रधानमंत्री का संसद में भारत को लेकर दिया गया खतरनाक वायरस वाला बयान हो या फिर सीमा विवाद खासकर काला पानी और लिपू लेक पर भारत पर तंज कसने वाला बयान, ये सीधे तौर पर यह साबित करता है कि अब ये विवाद इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। खासकर तब जब नेपाल देश ने अपना नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया है। नेपाल में राजशाही खत्म होने और लोकतंत्र की बहाली के बाद से राजनीतिक अनिश्चितताओं का एक लंबा समय दिखा गया है। समय समय पे आपसी वहाँ पे विद्रोह होते रहते हैं। एक नए नेपाल के निर्माण के साथ ही वहाँ की पूरी व्यवस्था और सोच के साथ कई नीतिगत बदलाव भी हुए हैं। बेशक नेपाल को राजशाही से मुक्ति दिलाने और वहाँ एक लोकतांत्रिक सरकार बनवाने में कम्युनिस्टों का बड़ा योगदान रहा। लंबा संघर्ष चला, माओवादियों के हिंसक प्रदर्शनों से नेपाल लंबे समय तक जलता रहा और आखिरकार पिछले कुछ वर्षों से नेपाल को पूरी तरह से नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ही चला रही है। कभी कोई प्रधानमंत्री बनता है, कभी कोई बनता है, लेकिन कुल मिलाकर इसी कम्युनिस्ट पार्टी से ही कोई ना कोई नेपाल का प्रधानमंत्री बनता है। सभी आपसी मतभेदों को भुलाकर वहां की कम्युनिस्ट पार्टी एक हो गए और पुष्प कमल दहल प्रचंड और केपी शर्मा ओली इस समय नेपाल के सत्ता के सर्वे सर्वा या कर्ता धर्ता है। लेकिन नेपाल की चीन से बढ़ती नज़दीकी और भारत से बढ़ती दूरी के पीछे कौन सी ऐतिहासिक वजह है जो बीच बीच में भारत नेपाल रिश्तों के बीच तनाव बढ़ाती रहती है। ये पहली बार नहीं है कि इतना बड़ा तनाव हुआ। इसके पहले नवंबर में भी आपने देखा, ऐसे 2015 में हर प्रकार से हर समय में ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता है कि जहां पर भारत और नेपाल के बीच में विवाद ना हो। दरअसल नेपाल का वह दर्द बार बार उभरता है कि आखिर उसके पूर्वजों ने अंग्रेजों के साथ जो 1816 में सुगौली संधि हुई थी, उसके तहत उसके कई अहम हिस्से भारत में चले गए। हालांकि भारत के भी मिथिला क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा नेपाल के पास चला गया था। नेपाल के मूल निवासियों की नज़र में मिथिला का ये हिस्सा और यहाँ रहने वाले लोग अर्थात जो मधेसी हैं, आज भी एक सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाववाद के शिकार है। इन्हें आज भी नेपाल देश पूरी तरह से अपना नहीं मानता, लेकिन ये समस्या अंग्रेजों के ज़माने से या करीब 200 वर्षों से नेपाल देश में देखी जा रही है। सुगौली संधि के तहत इधर नेपाल को उत्तराखंड के कुमाऊं से लेकर सिक्किम तक के पर्वतीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के हवाले करना पड़ा था। दोनों देशों के बीच अपने अपने क्षेत्रों को लेकर आज भी दर्द बना है कि क्यों दिया गया या कैसे दिया गया, आज भी उसी को लेकर विवाद है। लेकिन इसके बाद भी साम्राज्यवाद की इस लड़ाई के तमाम आपसी टकराव और तनावों के जरिए उभरता रहता है। भारत देश ने हमेशा से नेपाल को हर संभव मदद की है और अपना पड़ोसी धर्म निभाने की कोशिश भी की है। दोनों ही देशों की संस्कृति और धार्मिक मान्यताएं एक जैसी ही हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र होने के बावजूद भी आज नेपाल देश में कम्युनिस्टों की सरकार है। खास बात यह है कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टियां वक्त और स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक अपनी नीतियां बदलती रहती हैं, और जो हालात भारत में कम्युनिस्ट पार्टियों की रही है उससे सीखते हुए नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने खुद को अलग से खड़ा किया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेपाल में कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत में भी है, चीन में तो पूरा वही चलता ही चलता है। सभी को जानकारी है कि चीन देश भी शुरू से कम्युनिस्ट देश रहा है तथा तमाम माओवादियों या कम्युनिस्टों के लिए एक मिसाल भी बना रहा। ऐसे में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार का चीन के करीब होना बेहद साधारण सी बात है। इसके साथ ही चीन ने नेपाल में सड़क निर्माण से लेकर औद्योगिक विकास में जितनी भूमिका निभाई है, उससे नेपाल के स्थानीय लोगों के मन में चीन पर काफ़ी निर्भरता नज़र आती है। 2015 के बाद से जब नाकेबंदी की गई थी, उसके बाद से और निर्भरता बढ़ गई है। दूसरी तरफ भारत के साथ जरूरी व्यापारिक रिश्तों के अलावा हिंदू धार्मिक मान्यताओं और पर्यटन स्थलों से जुड़े भावनात्मक रिश्ते भी हैं नेपाल का। इसलिए नेपाल देश न तो चीन से अलग रह सकता है और ना ही भारत से। लेकिन नेपाल साफ तौर पर मानता है कि चीन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में
भारी निवेश करता आया है और आगे भी करता रहेगा। साथ ही अब नेपाल के स्कूलों में चीनी भाषा जो मंदारिन है उसको भी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है, जिसका पूरा खर्च आज चीन देश उठा रहा है। इससे स्पष्ट है कि नेपाल धीरे धीरे भारत पर से अपनी निर्भरता कम करना चाहता है और चीन को अपना मजबूत दोस्त और सहयोगी मानता है। इसलिए प्रधानमंत्री ओली के बयान पर अगर ध्यान दें तो स्पष्ट होगा कि उन्हें कोरोना वायरस के लिए भी अब चीन से ज़्यादा खतरनाक भारत देश नजर आ रहा है। और यह बयान है कि भारत सिर्फ सत्यमेव जयते की बात करता है लेकिन उसका पालन नहीं करता, अपने आप में बेहद गंभीर है। ऐसा जब बताइए किसी देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो मामला कोई छोटा मोटा नहीं हो सकता है। नेपाल ने लिम्पुधोरा, लिपुलेख और काला पानी को शामिल करते हुए जो नया नक्शा जारी करने को लेकर जो विवाद खड़ा किया है उसके लिए नेपाल पहले से ही तैयार है। उन्होंने संसद में कई ऐसे बिल भी पारित कर लिए हैं। इधर भारत ने भी देर रात नेपाल के इस कदम की कड़ी आलोचना की है और सीमा विवाद को बातचीत के माध्यम से हल करने को कहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने अपने बयान में नेपाल सरकार से कहा कि वह बातचीत का माहौल बनाए और इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए। भारत ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत अपने क्षेत्र पर ऐसे किसी भी कब्जे और ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़खानी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल करीब 40 किलोमीटर का यह हिस्सा जिसमें काला पानी और लिपुलेख दर्रा शामिल है, सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ भारत, नेपाल और चीन तीनों देशों की सीमाएं मिलती हैं और यहीं लिम्पुधुरा से सीमा सुरक्षा बल की मदद से चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। उधर नेपाल मामलों के जानकार आनंद स्वरूप वर्मा का मानना है कि नेपाल के नक्शे में बदलाव करने का फैसला उसका स्वयं का है, जैसे भारत ने आरोप लगाया था कि चीन के माध्यम से, लेकिन इन्होंने बताया कि ये नेपाल का खुद का फैसला है। स्पष्ट है कि नेपाल के लिए अपने फैसले पर टिके रहना और भारत का उस पर अपने फैसले या नक्शा वापस लेने का दबाव बनाने को लेकर ये विवाद अभी लंबा चलेगा, जिससे आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच के रिश्तों में और अधिक तनाव बढ़ सकता है, जैसा इस समय हो चुका है। कोरोना वायरस के संकट में एक देश से दूसरे देशों को मदद पहुंचानी चाहिए, लेकिन इस बीच में कुछ भी हो नहीं पा रहा, जो रिलेशन है वो नॉर्मल नहीं है। तो ऐसे में समस्याएं आगे और बढ़ सकती हैं अगर इसी तरह से विवाद बढ़ता गया। भारत और नेपाल देश की सीमा लगभग 1800 किलोमीटर लंबी है, लेकिन खुली हुई सीमा है। ऐसे में कई लोग सुझाव दे रहे हैं कि सीमाओं की घेराबंदी कर दी जाए, लेकिन यह काम करना इतना भी आसान नहीं है। पहाड़, नदी, जंगल, हर जगह समस्याएं पहले से ही मौजूद हैं। दोनों देश औपचारिक तौर पर कहते हैं कि वे बात करने के लिए तैयार हैं, पर किसी भी पक्ष ने इसकी तारीख अभी तक तय नहीं की है। मैं सिर्फ एक देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दोनों देशों की यही समस्या है कि सिर्फ कहते हैं कि हम बात करेंगे, लेकिन डेट अभी तक तय नहीं हो पाया। सवाल तो ये बनता है कि अगर दोनों देश इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं तो इसका समाधान कौन करेगा? क्या कोई तीसरा देश करेगा या कहाँ पे आप ऐसा जो निर्णय आएगा कि जिसको दोनों देश मानेंगे? हम सभी को पता है कि नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है, परंतु यहाँ की शासकीय व्यवस्था कमजोर है। नेपाल की नई सरकार अपनी वैश्विक पहचान बनाना चाहती है। ऐसा स्वाभाविक रूप से दुनिया का हर देश चाहता है। जब सेंट लूसिया जैसे देश जिसकी आबादी इस समय 2,20,000 ही है और सेशेल्स जिसकी आबादी मात्र 80,000 है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश में लगे हैं, तो नेपाल देश जिसकी आबादी 2,87,00,000, कहीं कहीं आप 3 करोड़ पाएंगे, तो आप मान सकते हैं कि करीब में 3 करोड़ है। तो ऐसे प्रयास करे तो हैरानी किसी को नहीं होगी। अप्रैल 2018 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नई दिल्ली में कहा था कि हम भौगोलिक रूप से भारत के पास हैं, आना जाना बिल्कुल आसान है, सांस्कृतिक समानता है और ऐसा सब कुछ है जो दोनों देशों को पसंद आता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा जाए कि कितना महत्वपूर्ण हो चुका है दोनों देशों के बीच में रिलेशन। छपरा क्षेत्र में गंगा नदी पर कल्लू घाट है। यहाँ गंगा नदी पर भारत सरकार द्वारा एक मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, जो बंगाल में गंगा नदी पर फरक्का से निकलकर यहां पहुंचेगा और मालवाहक जहाजों से सामान उतारकर एक निर्माणाधीन मार्ग से नेपाल की सीमा में प्रवेश करेगा। पेट्रोलियम उत्पाद, मोटर वाहन और स्पेयर पार्ट्स, मशीनरी और कल पुर्जे, कोयला, सीमेंट और रसायन समेत नेपाल को 80% आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भारतीय मार्ग से की जाती है। भारत नेपाल के लिए जीवन रेखा के समान है। इस बात को इस प्रकार भी समझा जा सकता है कि यदि नेपाल में आपातकालीन स्थिति में किसी विमान को डाइवर्ट करने की आवश्यकता पड़ जाती है तो उसे सबसे निकट का लैंडिंग स्टेशन भारत का लखनऊ शहर ही मिलता है, ना कि चीन का कोई शहर। जब नेपाल में राजतंत्र था तब भी उसके भारत के साथ संबंध अच्छे थे और आज भी हैं और आगे भी भारत नेपाल के रिश्ते हमेशा ही इसी तरह से बने रहेंगे। जो भी समस्याएं वो तो दूर होती रहेंगी, लेकिन जो पहले से बना था
एक हमारा जो भाईचारे वाली जो भावना है वो हमेशा बनी रहेगी। नेपाल के प्रधानमंत्री और उसके साथ ही तमाम नेता और आम नागरिक भारत में उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं। आज की बात नहीं कि हमेशा ऐसा आता रहा है। नेपाल के कई लोगों को भारत की नागरिकता भी प्राप्त है और इसके साथ नेपाल के लोग भारत में सरकारी नौकरी पाने के भी हकदार हैं और ऐसे हजारों नेपाली हैं जो भारत में सरकारी और निजी क्षेत्रों में आज भी काम करते हैं। नेपाल के लोग भारतीय सेना में भी अपना योगदान दे रहे हैं। जैसे बिहार में भी बीएमपी फर्स्ट में गोरखा बटालियन है। नेपाल देश की सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश से मिलती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चलता है तो ऐसा नहीं कि हम पाकिस्तान को उठा के कहीं दूसरी जगह पे कर दे। तो ही कहा गया है कि हम मित्र बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं। तो पड़ोसी जब नहीं बदल सकते हैं तो ऐसे में क्या करना होगा कि हम अपने रिश्ते को तो बदल सकते हैं। जो हमारे अंदर जो गड़बड़ियाँ चल रही है, देखिए समस्याएं किसी एक देश से नहीं होती है। जब तक दोनों देश सुधार नहीं करेंगे ऐसी समस्याएं समय समय पे आती रहेंगी। तो इसी प्रकार से बने रहिए। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आप सभी को सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।